नमस्कार। कभी सोचा है आपने कि क्या किसी एक ही सौदे के लिए आप पर धोखाधड़ी का भी इल्जाम लगे और विश्वासघात का भी? जी। सुनने में लगता है कि एक ही बात है, पर है नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। कानून की नज़र में ये अलग है और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसी इसी बारीक से फर्क पर एक बहुत ज़रूरी फैसला दिया है। जी, और आज हम इसी पे थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये मामला है अरशद नियाज़ खान बनाम झारखंड राज्य का। अच्छा। और ये फैसला ना, जो पुरानी आईपीसी की धाराएं थी 405-406 यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आपराधिक न्यास भंग हाँ, और 415-420 यानी चीटिंग या छल, छल। इनके बीच की जो लाइन है ना, उसे और साफ करता है। और ये अब नई संहिता में भी आ गई है ना? हाँ, बिल्कुल। अब नई भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में ये धारा 316 और 318 हो गई हैं। पर जो मूल सिद्धांत है वो वही है। ठीक है, तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों अपराधों में आखिर फर्क क्या है, और सबसे बड़ा सवाल कि सुप्रीम कोर्ट क्यों कहता है कि भाई ये दोनों आरोप एक ही मामले में एक साथ नहीं चल सकते। सही। तो चलिए अरशद नियाज खान वाले केस को ही देखते हैं। कहानी से शायद ये फर्क ज्यादा आसानी से पल्ले पड़े। बिल्कुल। तो देखिए, मामला एक ज़मीन की खरीद फरोख्त का है। थोड़ा-सा उलझा हुआ है। हम्म। एक तरफ है अरशद नियाज़ खान। हम्म। ये अपनी ज़मीन बेच रहे थे और इनके पास पास वाली एक ज़मीन की पावर ऑफ अटॉर्नी भी थी। अच्छा, दो जमीनें इन्वॉल्व थी मतलब। हाँ, एक तरह से। हम्म। और दूसरी तरफ थे खरीदार मोहम्मद मुस्तफ़ा। हम्म। इन्होंने ही बाद में शिकायत दर्ज कराई। ओके, तो शुरुआत कैसे हुई इसकी? बात है जनवरी 2013 की। हम्म। कोई तीसरे साहब थे, अतीक आलम। उन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा को बताया कि अरशद खान साहब अपनी ज़मीन बेचना चाह रहे हैं। तो मुस्तफ़ा गए खान से मिलने। खान साहब ने उन्हें पूरा भरोसा दिलाया कि ज़मीन के कागज़ एकदम ओके हैं, टाइटल क्लियर है, कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ अपनी जमीन के बारे में कहा या वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी वाली थी उसके बारे में भी? नहीं, दोनों के बारे में। खान ने यह भी साफ बताया कि जो पड़ोस वाली जमीन है, जिसकी पावर ऑफ अटर्नी उनके पास है, वो असल में 6 अलग-अलग लोगों की है। ओ। हाँ, और उन्हें उसे बेचने का पूरा हक है। तो इन सारी बातों पर भरोसा करके 16 फरवरी 2013 को मुस्तफ़ा और खान के बीच सौदा पक्का हो गया, 43 लाख रुपए में। 43 लाख? ठीक ठाक रकम है। तो फिर पैसे का लेन देन कैसे हुआ, एडवांस वगैरह? हाँ, वही। जिस दिन अग्रीमेंट हुआ उसी दिन मुस्तफ़ा ने खान को 20 लाख रुपए एडवांस दे दिए। 20 लाख? जी। और तय हुआ कि बाकी के जो 23 लाख हैं, वो रजिस्ट्री के टाइम पर दिए जाएंगे। और यहीं से दिक्कत शुरू हुई होगी। बिल्कुल, यहीं से मामला फंस गया। खान ने ना तो जमीन की रजिस्ट्री कराई और ना ही वो एडवांस के 20 लाख रुपए वापस किए। अरे, 20 लाख रुपए अटक गए। तो मुस्तफा ने फिर फौरन कुछ लीगल एक्शन लिया होगा, पुलिस कंप्लेंट? यही तो मतलब हैरानी की बात है, मुस्तफ़ा ने करीब करीब 8 साल इंतजार किया। क्या, 8 साल? जी हाँ, 8 साल। 29 जनवरी 2021 को उन्होंने खान के खिलाफ पहली बार शिकायत दर्ज कराई। 8 साल बाद? ये तो मतलब केस ही अजीब मोड़ ले रहा है। हाँ, फिर 8 फरवरी 2021 को पुलिस ने एफआईआर लिखी। आईपीसी की धारा 406 यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 420 यानी चीटिंग और 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इन सब में। अच्छा, इतनी देरी तो अपने आप में कई सवाल उठाती है। खैर, तो एफआईआर के बाद क्या हुआ? खान साहब गिरफ्तार हुए? नहीं, उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल मतलब अग्रिम जमानत ले ली। मामला फिर मीडिएशन मध्यस्थता में भी गया। सुलह की कोशिश हुई? हाँ, वहां तय हुआ कि खान जो है वो मुस्तफ़ा को किश्तों में 24 लाख रुपए देंगे। खान ने पहली किश्त 5 लाख की दे भी दी। चलो, कुछ तो हल निकला। लेकिन बस वो पहली किश्त ही दी, उसके बाद बाकी की किश्तें चुकाई ही नहीं। ओ, तो फिर? नतीजा ये हुआ कि जून 2022 में उनकी जो अग्रिम जमानत थी वो कैंसिल हो गई और मामला फिर आगे बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अच्छा, तो अब आते हैं मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने इस पूरे मामले को कैसे देखा? क्या कहा इन आरोपों के बारे में, चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का नजरिया एकदम साफ था। कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी सीबीटी और चीटिंग, ये दोनों आरोप एक ही तरह के तथ्यों पर मतलब सेम सेट ऑफ फैक्ट्स पर एक साथ नहीं लगाए जा सकते। कोर्ट ने कहा कि ये परस्पर विरोधाभासी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। परस्पर विरोधाभासी? ये जरा समझाइए। मतलब अगर एक है तो दूसरा हो ही नहीं सकता, ऐसा क्यों? क्या फर्क है दोनों में? फर्क है नियत का और नियत के समय का। यहीं पर वो सिद्धांत आता है ना, मेंस रिया। हाँ, आपराधिक इरादा। बिल्कुल। तो चीटिंग के लिए यानी आईपीसी 420 या बीएनएस 318, इसके लिए ये जरूरी है कि धोखा देने का इरादा शुरू से हो। मतलब जिस वक्त सौदा हो रहा था, जब वादे किए जा रहे थे, ठीक उसी वक्त
अक्यूज्ड की नीयत खराब थी, उसे पता था कि वो धोखा दे रहा है। अच्छा, मतलब सौदा करते टाइम ही मन में बेईमानी थी कि सामने वाले को चूना लगाना। बिल्कुल सही। हम्म। जबकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी सीबीटी, जो आईपीसी 406 या अब बीएनएस 316 है, उसका मामला अलग है। इसमें क्या होता है, पहले एक भरोसे का रिश्ता बनता है। कोई आप पर भरोसा करके अपनी प्रॉपर्टी या उसका कंट्रोल आपको सौंपता है। इसे कहते हैं इंटरेस्टमेंट या न्यस्त करना। ठीक है। अपराध तब होता है जब आप उस भरोसे को तोड़ते हैं और जो चीज आपको सौंपी गई थी उसका बाद में बेईमानी से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं या उसे ठिकाने लगा देते हैं। इसे कहते हैं मिस अप्रोप्रिएशन या दुर्विनियोग। ओ, तो मतलब चीटिंग में बेईमानी शुरू से है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भरोसा पहले है, बेईमानी बाद में आती है। ये तो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। जी हाँ। अब ये बताइए, अरशद खान वाले केस में कोर्ट ने इन दोनों इल्जामों को कैसे देखा? क्या पाया कोर्ट ने? कोर्ट ने पाया कि इस केस में ना तो चीटिंग बनती है ना ही क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। दोनों ही नहीं। क्यों? चीटिंग के लिए कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ये साबित ही नहीं कर पाया कि जब अग्रीमेंट हुआ था यानी 16 फरवरी 2013 को, उस वक्त खान का इरादा मुस्तफा को धोखा देने का था। मतलब शुरुआती बेईमानी का सबूत नहीं मिला। लेकिन उन्होंने बाद में न जमीन दी न पैसे लौटाए, 20 लाख ले लिए और 8 साल तक मामला लटका रहा। क्या ये काफी नहीं है ये दिखाने के लिए कि इरादा शुरू से ही ठीक नहीं था? यही तो कानूनी पैंच है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ वादा न निभाना या कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पूरी न कर पाना अपने आप में ये साबित नहीं करता कि इरादा शुरू से ही बेईमानी का था। हो सकता है बाद में हालात बदल गए हों या कोई और वजह रही हो। चीटिंग साबित करने के लिए पुख्ता सबूत चाहिए कि सौदा करते वक्त ही नीयत खराब थी। अच्छा। और वो सबूत इस केस में सामने नहीं आ पाए। बात तो सही है। इरादे को साबित करना, वो भी शुरू वाले इरादे को, ये वाकई मुश्किल होता होगा। अच्छा, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सीबीटी का क्या हुआ? उसमें तो एडवांस पैसा सौंपा गया था खान को, तो भरोसे का मामला तो था। हाँ, पैसा सौंपा गया था, ये सही है, लेकिन सीबीटी के लिए सिर्फ सौंपना यानी इंटरेस्टमेंट काफी नहीं है। ओके। कोर्ट ने कहा कि दो चीजें और साबित करनी होती है। पहली कि संपत्ति कैसे सौंपी गई थी, मतलब इंटरेस्टमेंट का नेचर क्या था, और सबसे जरूरी दूसरी बात कि बाद में उसका बेईमानी से दुर्विनियोग कैसे किया गया। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि हर भरोसा तोड़ना अपने आप में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होता। अच्छा। हाँ, जब तक कि उसमें बेईमानी से प्रॉपर्टी को अपने इस्तेमाल में लाने या हड़पने का इरादा शामिल न हो और वो साबित न हो जाए। इस मामले में कोर्ट को दुर्विनियोग का कोई साफ सबूत नहीं मिला। तो कोर्ट का मानना था कि न तो ये साबित हुआ कि शुरू में धोखा देने का इरादा था यानी चीटिंग, और न ही ये साबित हुआ कि बाद में भरोसे पर लिए गए पैसे का बेईमानी से गलत इस्तेमाल किया गया यानी सीबीटी। बिल्कुल। और कोर्ट ने वो जो 8 साल की देरी थी ना एफआईआर में, हाँ, वो तो बहुत ज्यादा थी, उस पर भी ध्यान दिया। कोर्ट ने कहा कि इतनी ज्यादा देरी से शिकायतकर्ता की नीयत और मामले की सच्चाई पर भी शक पैदा होता है। ये भी एक एंगल है। और कोर्ट ने एक बहुत अहम बात और कही कि जब पहली नजर में ही कोई क्रिमिनल केस बनता हुआ न दिखे, मतलब प्राइमा फेसी केस ना हो, हाँ, तो क्रिमिनल लॉ को आपसी रंजिश निकालने या जो मामले असल में सिविल नेचर के हैं उन्हें निपटाने का हथियार नहीं बनाना चाहिए। ये वाकई बहुत बहुत जरूरी बात कही कोर्ट ने। अक्सर ऐसा होता है कि लोग सिविल झगड़ों को क्रिमिनल केस बनाने की कोशिश करते हैं सिर्फ दबाव बनाने के लिए। जी बिल्कुल। चलिए, अब जरा इन दोनों टर्म्स को, चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो नई भारतीय न्याय संहिता बीएनएस आई है उसके हिसाब से थोड़ा और समझ लेते हैं। बीएनएस की धारा 316 यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये क्या कहती है मोटे तौर पर? बीएनएस धारा 316 के तहत सीबीटी समझने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। पहली, किसी को भरोसे पर प्रॉपर्टी सौंपी जाए या उसका कंट्रोल दिया जाए। ठीक है, इंट्रस्टमेंट। दूसरी, जिसे सौंपी गई वो बेईमानी से उसे खुद इस्तेमाल कर ले या बेच डाले या मतलब किसी भी तरह से खुर्द-बुर्द कर दें। मिसअप्रोप्रिएशन। हाँ। तीसरी, ऐसा करते हुए वो किसी कानून का या किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करे जो ये बताता हो कि उस भरोसे को कैसे निभाना था। और चौथी बात ये भी है कि ये अपराध तब भी बनता है जब वो खुद ऐसा न करे पर जानबूझकर किसी और को ऐसा करने दे। मतलब मूल बात वही है, भरोसे का गलत इस्तेमाल। समझ गई। भरोसे पे मिली चीज का बेईमानी से इस्तेमाल। और बीएनएस धारा 318 यानी चीटिंग, उसमें क्या मुख्य बातें हैं? बीएनएस धारा 318 चीटिंग ये तब होती है जब कोई व्यक्ति पहला जानबूझकर किसी को धोखा दे, झूठ बोलकर या कोई जरूरी बात छिपाकर। डिसेप्शन। हाँ, प्रवंचना। दूसरा, उस धोखे से वो सामने वाले को उकसाए, मतलब इंड्यूस करे
कि वो अपनी कोई प्रॉपर्टी दे दे या किसी को रखने की सहमति दे दे। तीसरा, या फिर धोखे से उसे कोई ऐसा काम करने या ना करने पर मजबूर करे जो वो वरना नहीं करता और जिससे उसे नुकसान हो सकता है। अच्छा। और चौथी, इस पूरे धोखे की वजह से उस व्यक्ति को कोई नुकसान हो, चाहे वो शरीर का हो, पैसे का हो, इज्जत का हो या दिमाग का, या ऐसा नुकसान होने का खतरा हो, तो यहाँ जोर शुरू के धोखे पर है और उससे होने वाले इंड्यूसमेंट और नुकसान पर। तो अब हमने दोनों की परिभाषाएं भी देख ली और खान केस में कोर्ट का नजरिया भी समझ लिया। अगर हमें इन दोनों अपराधों के बीच जो मुख्य अंतर हैं उनको बिल्कुल निचोड़ कर बताना हो तो वो क्या होंगे, एक क्विक रिकैप जैसा? हाँ, ये जरूरी है ताकि कंफ्यूजन न रहे। देखिए, पहला और शायद सबसे बड़ा फर्क है आपराधिक इरादे के समय का। हाँ, वो टाइमिंग वाली बात। बिल्कुल। चीटिंग में बेईमानी का इरादा यानी मेंसरिया वो लेन देन की शुरुआत में ही होता है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पर। जबकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में बेईमानी का इरादा प्रॉपर्टी भरोसे पर मिलने के बाद में डेवलप होता है। ठीक है। दूसरा फर्क शायद ये है कि प्रॉपर्टी मिलती कैसे है। एग्जैक्टली। सीबीटी में प्रॉपर्टी या उसका पोजेशन शुरू में कानूनी तौर पर भरोसे के तहत मिलता है, बाद में उस भरोसे को तोड़ा जाता है। चीटिंग में प्रॉपर्टी मिलती ही धोखे से है, शुरुआत ही गलत होती है। तो फिर अपराध का आधार भी अलग हो गया। हाँ, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आधार है भरोसा तोड़ना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, प्रॉपर्टी मिलने के बाद। चीटिंग का आधार है धोखा देकर उकसाना, इंड्यूसमेंट थ्रू डिसेप्शन, ताकि सामने वाला या तो प्रॉपर्टी दे दे या कुछ ऐसा कर बैठे जिससे उसे नुकसान हो। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं समझने के लिए कि चीटिंग एक तरह का एंट्री फ्रॉड है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पोस्ट एंट्री फ्रॉड, दरवाजे पर ही धोखा बनाम घर में आने के बाद धोखा? हाँ, ये समझने का एक अच्छा तरीका है। कह सकते हैं चीटिंग मतलब दरवाजे पर ही धोखा दे दिया अंदर आने के लिए, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब अंदर आने के बाद घर के सामान पर हाथ साफ कर दिया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। एक ही काम के लिए एक ही टाइम पर दरवाजे का धोखा और घर के अंदर की बेईमानी, ये लॉजिकली एक साथ नहीं हो सकता। ये तो बहुत अच्छे से साफ हो गया। अब तो आज की सारी बातचीत का सार निचोड़ ये निकलता है कि चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दोनों बेशक प्रॉपर्टी से जुड़े अपराध हैं, लेकिन कानून इन्हें दो अलग अलग स्थितियों की तरह देखता है। और सबसे बड़ा फर्क है बेईमान इरादे के पैदा होने के समय का। बिल्कुल। एक शुरुआती धोखे पर फोकस करता है, दूसरा भरोसा बन जाने के बाद उसे तोड़ने पर। और ये फर्क समझना सिर्फ वकीलों के लिए ही जरूरी नहीं है, मेरे ख्याल से हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो किसी भी तरह का सौदा करता है, एग्रीमेंट करता है या भरोसे का रिश्ता बनाता है। सही कहा। ये हमें ये भी दिखाता है कि किसी पर इल्जाम लगाना शायद आसान हो, पर कानूनी तौर पर इरादा, और वो भी सही समय पर का इरादा, इसे साबित करना कितना जरूरी और अक्सर कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल। सिर्फ इसलिए कि कोई अपना वादा पूरा नहीं कर पाया या कोई डील खराब हो गई, वो अपने आप में क्रिमिनल केस नहीं बन जाता जब तक कि वो बेईमानी का इरादा और बाकी कानूनी शर्तें पूरी ना हों। सिविल और क्रिमिनल मामलों में एक महीन रेखा है। एकदम सही। और ये रेखा कई बार धुंधली लग सकती है, खासकर जब रिश्ते खराब होते हैं, पर कानून इसे बहुत ध्यान से देखता है। तो चलिए आज की चर्चा को एक सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमने देखा कि कानून और कोर्ट इरादे के समय पर कितना जोर देते हैं, कि चीटिंग के लिए इरादा शुरू में हो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए बाद में। अब जरा सोचिए, असल जिंदगी में जहाँ चीज़ें इतनी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, जहाँ सौदे धीरे धीरे बिगड़ते हैं, गलतफहमियां होती हैं, रिश्ते बदलते हैं, वहाँ ये साबित करना कितना मुश्किल होता होगा कि किसी की नीयत असल में कब खराब हुई। क्या सिर्फ किसी सौदे का बिगड़ जाना हमेशा बाद में बने बुरे इरादे का ही सबूत होता है, या ये भी हो सकता है कि बुरा इरादा तो शुरू से ही था, बस उसे साबित करने के लिए सीधे सबूत नहीं मिल पा रहे हैं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसानी नीयत और कानूनी सबूतों के बीच अक्सर कितना बड़ा फासला रह जाता है।